अपने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था अपना बंकिम चंद्र चटर्जी के संदर्भ में। आज अपने नेक्स्ट चर्चा करेंगे। देखो, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत जो है वो अपने क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ रहे थे, और इस जीवनी के अंदर जो है वो अपने दो क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ ली। एक तो वीर सावरकर के बारे में पढ़ लिया आपने, और दूसरी अपनी चर्चा कर ली बंकिम चंद्र चटर्जी के संदर्भ में। आज अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं, और अगले जो है वो यानी कि अपने क्रांतिकारी हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन जो है निश्चित तौर से अपने से पूछा जाएगा। तो थोड़े से इनके अंदर फैक्ट ही है, ये फैक्ट ही अपने को रटने पड़ेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें समझने वाली है और कुछ फैक्चुअल है जो अपने को रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी हमने पढ़े, तो वहां पर आप लोगों को जो है लास्ट में पता लग गया भाई इनकी जो किताबें हैं वो किताबें ही हमारे लिए जो है यानी कि काम की है, बाकी इनकी जीवनी से हमें जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और किताबों के अंदर भी जो है लास्ट में निकल के बात आती है, एक पहली किताब और एक लास्ट किताब, और इसके अलावा जो है एक अपने को आनंद मठ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसके अंदर वंदे मातरम के बारे में मैंने आपको बताया था। अब अपने बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक बात आती है भी बाल गंगाधर तिलक को जो है वो कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है भी ये भारत के बेताज बादशाह हैं। यानी कि ये लाइन आती है भारत के बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। सीधी सी लाइन आएगी भी बताइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत के बेताज बादशाह के नाम से कौन जाने गए, तो बाल गंगाधर तिलक। अब अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता। अपने ये कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, या इनके लिए लाइन आ जाएगी भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का जो है वो जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। देखो, कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय बाल गंगाधर तिलक जो थे वो राजनीति में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनको जो है इनकी जो इनका जीवन बीता, तो थोड़े ही टाइम के बाद में जो है ये कांग्रेस के साथ में जुड़ते हैं, और कांग्रेस के साथ में जुड़ करके इन्होंने बहुत सारे जो है यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनके अंदर भाग भी लिया था, और अपनी एक जो छाप छोड़ी थी। अब अपने आगे और चर्चा करें, तो सबसे पहले इनकी जीवनी के संदर्भ में दो चार लाइन देखते हैं। तो बात आती है भी बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था। याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। अब बात करें आगे और, तो इनका जो जन्म स्थान है ये है महाराष्ट्र। राज्य कौन सा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर भी जिला याद करना है रत्नागिरी। कौन सा, रत्नागिरी। और हमने इससे पहले जो रत्नागिरी के बारे में चर्चा कर ली थी, कहां पर कर ली थी, जब अपने वीर सावरकर पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बात बताई थी कि रत्नागिरी जो जिला है, इसी रत्नागिरी की जेल के अंदर वीर सावरकर को जो है वो भेजा गया 2 मई 1921 को। जब इनको सेलुलर जेल से रिहा किया गया था, तो इनको सबसे पहले किस जेल में भेजा गया था, रत्नागिरी। और वहां पर इन्होंने एक किताब लिखी थी रत्नागिरी जेल के अंदर। आप बताओगे मुझे कौन सी किताब लिखी थी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, हिंदुत्व हु इज हिंदू। ये कौन सी जेल में किताब लिखी थी, रत्नागिरी। अब आगे और देखो, महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब आगे अगर अपनी बात करते हैं, तो इनके जो पिता हैं, पिता का नाम अगर अपने से पूछे तो पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक, गंगाधर रामचंद्र तिलक। अब आगे और देखो, इनकी जो माता है, माता का नाम पूछे तो माता का नाम बताएंगे पार्वती। माता का नाम क्या था, पार्वती। जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म कहां पर बताएंगे, महाराष्ट्र के अंदर। कौन से जिले में, रत्नागिरी। याद रखना आप लोग, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये चित पावन ब्राह्मण थे। क्या थे, चित पावन ब्राह्मण। और इनके गांव का भी नाम मिलता है भी, ये जो गांव था, गांव का नाम ही क्या था, चित पावन। यानी कि एक शाखा है ब्राह्मणों के अंदर चितपावन, और इसी चितपावन शाखा के अंदर जो है बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। अब अपने आगे और बात करें, तो उल्लेख मिलता है भी बाल गंगाधर तिलक जो है, इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है, बाल गंगाधर तिलक की प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है वो पूरी होती है पूना में। कहां पर, पूना के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी। और आगे उल्लेख मिलता है भी इन्होंने जो है एक स्कूल खोला था।
क्या खोला था? एक स्कूल। और ये स्कूल भी कहां पर खोला था? पूना के अंदर ही। पूना के अंदर पूना उच्च माध्यमिक विद्यालय। और इस विद्यालय के अंदर जो है अगर अपनी बात करें तो आधुनिक प्रणाली पर आधारित, किस प्रणाली पर आधारित? आधुनिक प्रणाली पर आधारित जो शिक्षा है, ये शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले भारत में जो है उपलब्ध करवाने का काम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने जो है इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंदर भी जो है यानी कि दक्षिण भारतीय शिक्षा को अपनाया था। कौन सी शिक्षा को? दक्षिण भारतीय शिक्षा को जो है वो महत्व देने वाले जो क्रांतिकारी नेता थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अब आगे और कुछ उल्लेख मिलते हैं भी। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने स्कूल के अंदर किस विषय का अध्यापन करवाया था? याद रखना, इनका जो सब्जेक्ट था स्कूल के अंदर, इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था स्टूडेंट्स को? मैथ। यानी कि ये जो है वो एक गणित के अध्यापक भी रहे हैं स्कूल के अंदर। अब आगे अगर अपने और चर्चा करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो उल्लेख मिलता है भी बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने 1890 के अंदर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की थी। याद रखना, कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो कांग्रेस में शामिल हुए थे 1890 के अंदर। 1890 के अंदर ये कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। अब क्या है कि 1890 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद में 1891 के अंदर एक बिल आता है जिसका नाम है एज ऑफ कंसेंट बिल। क्या नाम है? एज ऑफ कंसेप्ट बिल। अब ये जो बिल आया ये कब आया? 1891। ये बिल था क्या? पहले तो आराम से सुनना। एज ऑफ कंसेप्ट की बिल की अगर अपनी बात करें तो ये जो बिल है ये बिल आया था लड़कियों के विवाह की आयु को लेकर के। लड़कियों के विवाह की आयु को लेकर के कौन सा बिल आया था? कौन सा बिल आया था? एज ऑफ कंसेप्ट बिल, जो कब आया था? 1891। अब ये बिल क्या था? इस बिल के अंदर जो भारतीय जो यानी कि महिलाएं हैं इनकी जो आयु थी, पहले बच्चियों की आयु क्या हुआ करती थी विवाह की, इस बिल से पहले विवाह की आयु कितनी थी? 10 वर्ष। और अंग्रेजों ने ये जो है वो बिल लागू करके जो है विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो तय कर दी कितनी? 12 वर्ष। यानी कि 12 वर्ष से कम जो कोई भी लड़की है उसका विवाह हम नहीं कर सकते। अब क्या था कि जैसे ये बिल लागू किया अंग्रेजों ने तो इस बिल के समर्थन के अंदर, इस बिल के विरोध के अंदर इस बिल के विरोध के अंदर जो है खड़े होने वाले कौन से क्रांतिकारी नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा भी आप लोग जो लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ा रहे हो, और इसी बढ़ाने के विरोध में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है इस बिल का विरोध किया। अब एक बात देखने की, अभी आधुनिक समय में अगर अपने देखें तो ये जो चीज है वो अपने कह सकते हैं भी ये जो इन्होंने गलत ही किया था भी, कोई ज्यादा जो अच्छा काम नहीं था। क्योंकि देखो विवाह की आयु जो है अंग्रेजों ने बढ़ाई, 2 साल बढ़ाई, इन्होंने अपनी ओर से जो है धीरे धीरे करके इस आयु को बढ़ाया, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। और इसी विरोध के संदर्भ में जो मुख्य नाम किसका आता है यहाँ पर? बाल गंगाधर तिलक। एक चीज ये याद रखनी है। अब अपने आगे और चर्चा करें तो अपने 1857 की क्रांति पड़ी थी। 1857 की क्रांति पड़ी थी अगर आपको याद हो, और वहां पर अपने जो है वो एक व्यक्ति को पढ़ा था लॉर्ड लिटन। याद होगा आपको लॉर्ड लिटन, 1876 से लेके 1880। और वहां पर मैंने आपको एक बात बताई भी थी भी लॉर्ड लिटन ने जो है वो भारत में 4 जो है वो यानी कि काम किए थे, जिनके कारण भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे इनके मध्य मन में असंतोष की भावना आई और लोग जो है क्रांति पर उतरे। अब इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो लॉर्ड लिटन के 4 काम कौन कौन से थे? 1877 के अंदर अपने पढ़ा दिल्ली दरबार। याद होगा आपको 1878 के अंदर इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, और 1878 में आर्म्स एक्ट लागू कर दिया, और 1878 के अंदर ही आईसीएस की आयु घटाकर कितनी कर दी? 19। याद आ गया होगा आपको, आईसीएस की परीक्षा की आयु घटा के कितनी कर दी? 19। अब क्या था कि जो आईसीएस परीक्षा है, इस आईसीएस परीक्षा को लेकर के जो है मुद्दा उठा था कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखना आप लोग, इस लाहौर अधिवेशन की 1893 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन के अंदर जो है वो दादा भाई नौरोजी के सामने बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही कांग्रेस ने जो है वो एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव के अंदर जो है अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया गया भी आप लोग जो है वो आईसीएस की आयु जो है वो आपने कितनी कर रखी है?
19, इससे बढ़ा के कितनी करो, 21 करो। और तथा ये जो आईसीएस की परीक्षा पहले कहां पर आयोजित होती थी, लंदन में, इस परीक्षा को भारत में आयोजित करवाओ। और इस बिल को पास किया था कांग्रेस ने किस अधिवेशन के अंदर, लाहौर। या अगर अपने से पूछे भी आईसीएस परीक्षा को भारत में करवाने की मांग को लेकर के कौन से अधिवेशन में बात उठी थी, लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, याद रखना आप लोग। और इसके अलावा जो इस परीक्षा को भारत में आयोजित करवाने और आयु बढ़ाने का जो काम है वो किसके प्रयासों से किया गया था, बाल गंगाधर तिलक। अब अपने आगे और बात करें तो एक बात आती है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो समाचार पत्र भी निकाले गए थे। क्या निकाले गए थे, समाचार पत्र निकाले गए थे। और इन्होंने जो है वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हुए जो है वो समाचार पत्र निकाले। अब ये जो समाचार पत्र हैं इनके संदर्भ में भी अपने राष्ट्रवाद के उदय के समय चर्चा करके गए थे। 2 समाचार पत्र मैंने आपको बताए थे। एक तो समाचार पत्र कौन सा इनका, मराठा, कौन सा, मराठा। और एक समाचार पत्र कौन सा, केसरी। याद रखना केसरी की तो भाषा कौन सी थी, मराठी भाषा। जबकि अगर अपनी बात करें भी मराठा समाचार पत्र की भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी। याद रखना ये दोनों समाचार पत्र कब निकले थे, तो केसरी तो निकला था 1881 के अंदर। कब निकला था, 1881 में। और फिर अगर अपनी बात करें तो मराठा निकला था 1882 में। अब क्या है कि इसके बाद में थोड़े ही समय के बाद में 1895 के अंदर जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपने बचपन के नाम से, और इनका बचपन का नाम क्या था, केशव। बचपन का नाम क्या था, केशव। केशव समाचार पत्र का भी प्रकाशन शुरू करवाया। याद रखना केशव समाचार पत्र भी किसने शुरू करवाया था, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ये समाचार पत्र ज्यादा नहीं चला, ये इनका जो ज्यादा न चलने वाला समाचार पत्र था। जबकि पूरे भारत में बिकने वाले 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र कौन कौन से थे, केसरी और मराठा। याद रखना जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने पाई थी, केसरी ने, क्योंकि केसरी जो स्थानीय भाषा मराठी भाषा में लिखा गया था। अब क्या था कि इन्होंने राजनीति में प्रवेश करते हुए समाचार पत्र भारत में शुरू कर दिए और भारत के अंदर जो अग्रणी नेताओं के अंदर इनका नाम आना शुरू होता है। अब इसके बाद में अपने चर्चा करें तो 1897 की घटना है। 1897 के अंदर क्या था कि बंबई जो क्षेत्र है, इस बंबई में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक जो क्षेत्र है, यहाँ पर भयंकर अकाल की स्थिति थी। भी लोग जो थे वो मर रहे थे। और इस समय जो है वो यानी कि प्लेग फैला हुआ था। आपने नाम सुना होगा, प्लेग एक बीमारी। और इसी प्लेग बीमारी के ऊपर अपने आगे जो जाकर के एक बड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने किया था। पढ़ा होगा आपने इसको भी। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। और इस आंदोलन का जो मुख्य विषय ये था भी वहां पर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग चूहों से फैलने वाली एक बीमारी थी, महामारी थी। अब क्या था कि 1897-98 के अंदर जो है वो पूना जो क्षेत्र है, अपने एक क्षेत्र याद रखेंगे कौन सा, पूना। पूना कहां पर है आज, महाराष्ट्र। इस पूना क्षेत्र के अंदर क्या है, अकाल की स्थिति बनी हुई थी। और उस समय जो है वो इस प्लेग फैले हुए अकाल के ऊपर जो है एक प्रकार से अंग्रेजों ने 2 अधिकारियों को नियुक्त किया। जो प्लेग पीड़ित लोग हैं उन प्लेग पीड़ित लोगों की जांच करने के लिए या उनका निरीक्षण करने के लिए अंग्रेजों ने अधिकारियों को नियुक्त किया। अब ये जो प्लेग पीड़ित लोग थे, ये जो लोग हैं, ये प्लेग से आए दिन मर रहे थे। और इसकी जांच करने के लिए क्या है कि 2 अंग्रेज अधिकारी आए, जिनमें एक का नाम है एमहर्स्ट। क्या नाम है, एमहर्स्ट। और दूसरे का नाम है रेंड। क्या नाम है, रेंड। अब ये जो एमहर्स्ट और रेंड नामक 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों के दोनों अंग्रेज अधिकारी थे। अब ये क्या है कि इनको तैनात तो किया गया था भी, आप प्लेग पीड़ितों को देखो, इनकी जांच करो, इनका निरीक्षण करो भी कितनी संख्या है इनकी, और ये जो प्लेग है वो किन किन कारणों से फैल रहा है। अब ये क्या है कि जब शिविरों में पहुंचे, जब गांवों के अंदर, जब शहरों के अंदर पहुंचे, इनकी टीम पहुंची, तो इन्होंने लोगों के साथ में, जो प्लेग पीड़ित लोग हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार कैसे कि इन्होंने जो है वो लाते मार मार के जो लोगों को देखा, ठीक है, ठोकर मार मार के लोगों को देखा भी ये प्लेग पीड़ित, और लोगों के हाथ नहीं लगाए। मतलब क्या है कि जो प्लेग पीड़ित लोग थे उनके साथ में इन्होंने बहुत ही जो बदतमीजी से व्यवहार किया। अब इसी समय क्या है कि यहाँ पर पूना के अंदर जो है वो 3 भाई हैं, जिनको नाम दिया जाता है चापेकर बंधु। आपने नाम सुना होगा, ये क्या नाम है, चापेकर बंधु। और ये जो चापेकर बंधु है, इनमें कितने भाई थे, 3। याद रखना तीनों भाई कौन कौन से, एक का नाम है बालकृष्ण। क्या नाम है,
बालकृष्ण, एक का नाम है दामोदर चापेकर, क्या नाम है, दामोदर चापेकर, और एक का नाम है वासुदेव चापेकर। तीन व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से बता रहा हूं, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर। इन तीनों भाइयों ने क्या किया कि ये जो प्लेग निरीक्षक अधिकारी थे, इन दोनों के दुर्व्यवहार को देख करके इनकी क्या कर दी, हत्या। और ये जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी, चापेकर बंधुओं के द्वारा। अब ये हत्या कब की गई थी, 1897। याद रखना, बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बार ये पेपर के अंदर आती भी है। अब क्या है कि जैसे ही इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की यहाँ पर हत्या की गई, इस हत्या के बारे में जो है, इस हत्या का समर्थन करने के लिए उतरे कौन, बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने जो है वो चापेकर बंधुओं के जो है वो एक प्रकार से चापेकर बंधुओं के लिए इन्होंने सहानुभूति दिखाते हुए यहाँ पर पत्र लिखा। और इसी पत्र के आरोप के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक को 6 माह की क्या हुई थी, जेल। 6 माह की क्या हुई, जेल। अब क्या है कि इस जेल के बारे में क्वेश्चन यहां से उठता है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा सुनना भी। भारत के अंदर पहला क्रांतिकारी नेता जिसको जो है वो यानी कि जेल हुई थी, वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, यहां पर लाइन क्या आएगी, भारत के प्रथम क्रांतिकारी नेता, प्रथम क्रांतिकारी नेता जिनको जेल हुई थी, क्रांतिकारी नेता जिनको जेल हुई थी, वो जेल जाने वाले पहले क्रांतिकारी नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। एक बार दोबारा यहां तक रिकॉल करना मेरे साथ में, अपने क्या चर्चा की है, बाल गंगाधर तिलक। दो नाम इनके लिए जाते हैं, वैसे ही वैसे आगे इनके बारे में और भी अपने पढ़ेंगे। तो भारत के बेताज बादशाह, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। जन्म कब हुआ, 23 जुलाई 1856। पिता का नाम पूछे तो गंगाधर रामचंद्र तिलक। स्थान कौन सा, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, और वहां पर भी चितपावन गांव, चितपावन ब्राह्मण थे ये। माता का नाम क्या था, पार्वती। फिर अपने देखा कि प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई, पूना, और पूना के अंदर इन्होंने आधुनिक प्रणाली पर एक जो उच्च माध्यमिक स्कूल खोला। और कौन सा विषय पढ़ाया, मैथ। किस पद्धति पर आधारित, दक्षिण भारतीय शिक्षा पद्धति पर आधारित। फिर अपने देखा 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1891 के अंदर ये जो कंसेप्ट आया तो इसका विरोध किसने किया था भारत में, बाल गंगाधर तिलक। फिर अपने नेक्स्ट चर्चा की कि 1893 के अंदर लाहौर अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। और यहाँ पर जो है वो आईसीएस परीक्षा को कम करवाने के लिए जो प्रयास है वो किसने किए थे, बाल गंगाधर तिलक। फिर अपने नेक्स्ट चर्चा की समाचार पत्र कितने इनके, 2 मुख्य और एक केशव इनके बचपन का नाम था। अब अंग्रेजी भाषा में कौन सा, मराठा 1882, और मराठी भाषा में कौन सा, केसरी। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने पाई, केसरी। और एक हमने केशव देखा। फिर इसके बाद में 1897 में एक बड़ी घटना घटी, पूना के अंदर प्लेग पीड़ित अधिकारियों की हत्या की गई। दोनों के नाम क्या है, एम हस्ट और रेंड। हत्या करने वाले कौन थे, चापेकर बंधु। 3 नाम है, कौन कौन से, बालकृष्ण, दामोदर और वासुदेव। अब इस हत्या का समर्थन किसने किया, बाल गंगाधर तिलक। कितने महीने की जेल, 6। और भारत का पहला क्रांतिकारी नेता जिसने जेल भुगती थी वो कौन था, बाल गंगाधर तिलक। अब क्या है कि बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का हमने पिता पढ़ा भी, लोगों के मन के अंदर इसने राष्ट्रवादी भावनाएं जो फैलाने के अंदर काफी काम किया। अब बाल गंगाधर तिलक ने 2 बड़े कार्य किए थे महाराष्ट्र के अंदर। याद रखना, महाराष्ट्र के लोगों को एक जगह पर, एक स्थान पर एकत्रित करके इनको जो है वो राष्ट्रवाद के प्रति उत्तेजित करने का काम था बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के अंदर इसने 2 जो है यानी कि उत्सव मनवाने शुरू किए थे लोगों से। एक तो 1893 के अंदर घोषित किया गया गणपति उत्सव। कौन सा, गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर किसने करवाई थी, बाल गंगाधर तिलक। कब करवाई थी, 1893। और लोगों को जो है वो प्रत्येक साल शिवाजी महोत्सव जो है वो आयोजित करवाने के लिए भी किसने प्रेरित किया था, बाल गंगाधर तिलक। और पहली बार गणपति उत्सव कब मनाया गया, 1893। और पहली बार शिवाजी उत्सव कब मनाया गया, 1895। अब क्या है कि ये दोनों महोत्सव जब आयोजित होते ना, तो यहाँ पर जो लाखों की संख्या के अंदर भीड़ आती, और इस भीड़ को जो है वो एक प्रकार से राष्ट्रवाद के प्रति चेताने का काम करते कौन, बाल गंगाधर तिलक। और आए साल जो है वो ये भीड़ जो इन उत्सवों के अंदर जुटनी शुरू हो गई। नाम के ये जो देखो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव है, लेकिन इनका मुख्य कार्य क्या था कि एक जगह पर मेला लगा करके लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति उत्तेजित करना। जिस प्रकार से आपने वो पढ़ा होगा भी, गोविंद गिरी ने संप सभा स्थापित की थी।
संप सभा एक प्रकार से क्या है कि जो है अपने कह सकते हैं बागड़ी भाषा में संप का मतलब है सभ्य, सभ्य सभा। एक प्रकार से वो क्या थी, नाम मात्र की सभा थी, लेकिन वहां पर काम क्या किया जाता था, भीलों को संगठित करने का। उसी प्रकार से ये दोनों महोत्सव महाराष्ट्र में किसने शुरू करवाए थे, तो बाल गंगाधर तिलक। अब अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे। अब देखो 1905 के अंदर अपने, इससे पहले जब बंकिम चंद्र चटर्जी का अपने जो है वो वंदे मातरम पढ़ा था, तो अपने वहां पर एक चर्चा की थी कि वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जो राष्ट्रगीत कब अपनाया, 1905 में, किस अधिवेशन के अंदर है। तो यहां पर मैंने आपको अधिवेशन बताया था, बनारस अधिवेशन। 1905 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, बनारस अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना अध्यक्ष कौन थे इसके, गोपाल कृष्ण गोखले। अब क्या था कि इस गोपाल कृष्ण गोखले का ये जो सम्मेलन हुआ था, बनारस सम्मेलन, इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करवाने का जो विचार था वो पहले किसका था, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का यहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो अध्यक्ष बने कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। अब अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं भाई, 1905 के अंदर ही हुआ था बंगाल का विभाजन। और बंगाल विभाजन के ऊपर जो है, बंगाल विभाजन के ऊपर जो है वो भारत में एक आंदोलन छिड़ा था, कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने में सबसे बड़ा काम किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। और ये बात अपने वीर सावरकर वाली के अंदर भी पढ़ के आए थे, क्योंकि वीर सावरकर के इष्ट कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और इन्हीं की सहायता से जो है वो उन्होंने 3 अपने पत्रिकाएं पढ़ी, सोशियोलॉजिस्ट, युगांतर और तलवार, उनके अंदर अपने लेख प्रकाशित करवाए थे। याद रखना स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1905 में। किस घटना के बाद में, तो अपने पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। और इस स्वदेशी आंदोलन को भारत में फैलाने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। अब क्या हुआ कि इसके अगले ही साल 1906 के अंदर जो है वो आपने पढ़ा होगा, 30 दिसंबर 1906 मुसलमानों ने जो है वो अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखे, भी हमारा जो है वो एक अलग, हमारी जो है वो एक अलग पार्टी बना दी जाए। और इस समय भारत का जो वायसराय था वो था मिंटो द्वितीय। क्या नाम है, मिंटो द्वितीय। 1906 की घटना की बात करें अपने, भी बंगाल में ऐसी स्थिति बन गई थी कि जो अंग्रेज है वो अपनी जो है एक अलग से पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी बात कर ली मुसलमान। 1905 के अंदर बंगाल 2 भागों में टूटा। थोड़ा सा सुनना कहानी को, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। बंगाल जो है ना, बंगाल में जो है वो एक प्रकार से अपने पड़ा विभाजन हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। अब बंगाल के अंदर ये जो साइड है, इस साइड के अंदर यानी कि पूर्वी दिशा के अंदर तो मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते थे, और पश्चिमी दिशा के अंदर जो है यानी कि लोग रहते थे कौन से, हिंदू। अब अंग्रेजों ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया। अब इस विभाजन के अंतर्गत क्या है कि अंग्रेजों ने बंगाल को कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अब क्या था कि पूरे भारत के अंदर जो है यानी कि इस बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुए। मैंने आपको बताया था हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांध करके भाईचारे का संदेश दिया। और बाल गंगाधर तिलक ने भी काफी जो इसका विरोध किया, लाला लाजपत राय। इसके अलावा अगर अपनी बात करें कांग्रेस के और भी बहुत सारे नेता, अरविंद घोष कह सकते हैं अपने, या रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है यानी कि इसका विरोध किया था। अब क्या है कि बंगाल विभाजन हुआ, तो जब भारत में विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने इसका एक जवाब दिया, भी बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस बंगाल के अंदर हमारी प्रशासनिक जो है यानी कि गतिविधियां सही संचालित नहीं हो रही, और हमें बंगाल को प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए तोड़ना पड़ा। और हमने बंगाल को 2 भागों में बांट करके यहाँ पर प्रशासन को जो है वो बढ़िया तरीके से काम करवाने के लिए हमने बंगाल का विभाजन किया है। ये उनका जो है एक प्रकार से उत्तर था। लेकिन हुआ इसके विपरीत था, भी प्रशासन के आधार पर अगर इनको तोड़ना था तो ये उत्तर और दक्षिण में भी तोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने आगे की जो है अपने बात की थी रॉयल कमीशन। 1857 के बाद में रॉयल कमीशन आया जिसने कहा फूट डालो और राज करो। उस कमीशन की सिफारिश के आधार पर इन्होंने बंगाल को 2 भागों में तोड़ा, पूर्व और पश्चिम। अब क्या था कि इनका उद्देश्य सीधा ये था, भी मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए और आपस में इनको भिड़ा दिया जाए। अब इस समय बंगाल का जो शासक था उसका नाम है सलीमुल्लाह खां। क्या नाम है, सलीमुल्लाह खां। और ये क्या था, इस समय बंगाल का नवाब था। अब क्या था कि पूरे भारत के अंदर बंगाल को पुनः एक करने के लिए मांग चल रही थी,
लेकिन बंगाल का शासक सलीमुल्लाह खां जो है ये मिलता है आगा खां के साथ में। किसके साथ में? आगा खां। और आगा खां का अभी पहले नाम आ चुका है, हमने पढ़ा था। कब पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था अभी करजन वाइली की हत्या की गई और इधर आर्थर जैक्सन को जब गोली मारी गई थी, विनायक दामोदर सावरकर जब हमने पढ़ा था, तो इस सर आगा खां ने कहा था भी ये राष्ट्रीय विपत्ति आ गई है देश के ऊपर। ये टिप्पणी वहां पर पढ़ के आए थे। अब क्या था कि सलीमुल्लाह खां आगा खां के साथ में मिलता है और मिलकर के जो है वो अंग्रेजों को एक पत्र लिखता है भी हमारे बंगाल का विभाजन जो किया है ना, इससे हम लोग आपके साथ सहमत हैं, आपको पुनः बंगाल एक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा भारत जो है बंगाल के इस यानी कि विभाजन का विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो शासक है वो मिल करके टिप्पणी करता है अंग्रेजों के साथ में भी हमें जो है बंगाल विभाजन से कोई आपत्ति नहीं है। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने ज्यादा कोई कदम नहीं उठाए और बंगाल के विभाजन को जो है इन्होंने यथावत रखा। अब आगे क्या हुआ कि यही सलीमुल्लाह खां और आगा खां मिलकर के आगे जाते हैं वायसराय मिंटो द्वितीय के पास में। अगले साल भी हमारा जो है वो एक प्रकार से एक अलग से राजनीतिक दल होना चाहिए भारत के अंदर, ठीक है। और अंग्रेज पहले से ये चाहते थे भी अंग्रेज जो भारतीय हैं वो दो गुटों में बंटे, मुस्लिम और हिंदू, और इन्होंने जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अपने पढ़ा भी कांग्रेस की स्थापना जो है वो एक प्रकार से करवाने के अंदर अंग्रेजों का की एक मजबूरी रही थी। भी कांग्रेस की स्थापना होना एक प्रकार से अंग्रेजों के लिए क्या थी? मजबूरी। लेकिन यहां पर जो है वो अंग्रेजों ने जानबूझ करके जो है वो एक नई पार्टी भारत में बना दी, जिसे अपने पढ़ते हैं मुस्लिम लीग। 1906 के अंदर किसका गठन हुआ था? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का गठन करवाने के अंदर मुख्य जो हाथ था वो किसका था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। याद रखना आप लोग, मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे थे पहले? तो कौन रहे थे? सलीमुल्लाह खां, जो इस समय ढाका के नवाब थे। और ये मुस्लिम लीग जो थी इसका मुख्यालय प्रारंभ में हुआ करता था ढाका। कौन सा? ढाका। और ढाका पड़ता है कौन सी साइड में? पूर्वी बंगाल। अब आगे और देखो, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1906 के अंदर ही कांग्रेस ने अपना एक अधिवेशन आयोजित किया था और इस अधिवेशन का नाम है कलकत्ता अधिवेशन। क्या नाम है? कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान से सुनना, अब जो है यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। अब ये जो कलकत्ता अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906। इस कलकत्ता अधिवेशन का भी अध्यक्ष बनाया जाना था बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो कांग्रेस के कुछ जो विचारक थे, अपने कह सकते हैं जो नरमपंथी थे या उदारवादी थे, वो चाहते थे भी बाल गंगाधर तिलक कभी जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष न बने। इसलिए उन्होंने क्या है कि एक बीच में नए व्यक्ति को जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया। नाम है जिनका दादा भाई नेरोजी। और दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो जब दादा भाई नेरोजी का नाम आया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपना नाम पीछे ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस कलकत्ता अधिवेशन के अंदर जो है वो कांग्रेस ने कुछ शब्दों के ऊपर विचार किया। शब्द कौन से? स्वदेशी, स्वभाषा और एक शब्द है स्वराज। कौन सा? स्वराज। अब ये जो शब्द है ना, ये शब्द काफी बार कंफ्यूज करता है, याद रखना। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज, इन बातों को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखना ये तीनों शब्द जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत दिए गए थे दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। याद रखना क्वेश्चन आएगा भी, बताइए स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज, इन शब्दों का पहली बार प्रयोग किसने किया था? पहली बार प्रयोग किया था किसने? दयानंद सरस्वती। और इन शब्दों के ऊपर विचार किस अधिवेशन में किया गया? कलकत्ता अधिवेशन। अब आगे बात अगर अपने करें तो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर जो है इन मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। और अगले साल जो है वो एक अधिवेशन होता है 1907 के अंदर, जिसे अपने पढ़ते हैं सूरत अधिवेशन। क्या नाम है? सूरत अधिवेशन। इस सूरत अधिवेशन के अंदर भी जो है वो गर्मपंथी और नरमपंथी जो थे, इनके मध्य अध्यक्ष को लेकर के विवाद हुआ। अब जो उदारवादी नेता हैं या अपने कह सकते हैं जो नरमपंथी हैं, उदारवादी चाहते हैं भी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे रास बिहारी बोस। कौन करे? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। जबकि अगर अपनी बात करें भी उग्रवादी अपने कह सकते हैं या जो गर्मपंथी जो थे, वो चाहते थे भी इसकी अध्यक्षता करे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। याद रखना ये अधिवेशन पहले आयोजित होना तो कहां पर था? नागपुर में।
नागपुर में आयोजित होना था 1907 के अंदर अधिवेशन, लेकिन जो उदारवादी नेता थे इन नेताओं ने जो छल कपट करके जो अधिवेशन आयोजित कहां पर करवा दिया, सूरत में। कहानी क्या थी मैं आपको बताऊं भी। नागपुर जो है ना, नागपुर की अगर अपनी बात करें तो ये पहले से तय था। 1906 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में निर्णय ले लिया गया भाई अगले साल अपने अधिवेशन आयोजित करवाएंगे, कहां पर है, नागपुर में। अब नागपुर में अधिवेशन आयोजित करवाएंगे तो इन्होंने जो है वो जो गरमपंथ के नेता थे या लाल बाल पाल के नेतृत्व में जो लोग थे, इन्होंने अपना नेता चुन लिया भी अगले साल अपने अध्यक्ष किसको बनाएंगे, लाला लाजपत राय को। अब क्या था कि जब नागपुर में अधिवेशन आयोजित होने वाला था और इनको पता लग गया उदारवादियों को भैया ये लोग जो है लाला लाजपत राय को लेकर आएंगे, तब इन्होंने जगह चेंज करवा दी। जगह चेंज करवाने से क्या हुआ कि जो लाला लाजपत राय हैं इनकी योग्यता भंग हो गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जब स्थापित हुई थी तो उस समय एक निर्णय लिया गया था भी अगर किसी जगह पर अधिवेशन आयोजित करवाया जाता है तो उस प्रांत के किसी भी व्यक्ति को जो है वहां का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात भी। अगर नागपुर के अंदर अधिवेशन होता है तो नागपुर का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। अब क्या है कि नागपुर के अंदर अधिवेशन होता तो नागपुर से बिलोंग करते थे रास बिहारी घोष, ये अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। पहले से तय था अभी नागपुर में होगा और ये जो है व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। और लाला लाजपत राय जो है ये अगर अपनी बात करें तो जो है वो पंजाब से थे वैसे, लेकिन ये बंबई प्रांत के अंतर्गत सारा क्षेत्र आता था और ये सूरत भी किस में आता था, बंबई में। अब क्या है कि इन लोगों ने जो उदारवादी थे इन्होंने योजना बना करके अधिवेशन चेंज करवा दिया, जगह ही चेंज करवा दी। कौन सी करवा दी? सूरत। तो जाहिर सी बात है जब सूरत में आयोजित होगा तो अध्यक्ष कौन नहीं बन पाएंगे, लाला लाजपत राय। और जब ये अध्यक्ष अधिवेशन की जो है वो जगह वगैरह चेंज होती है तो यहां पर इन दोनों के मध्य विवाद हुआ और इसी विवाद के फलस्वरूप जो है वो अपने पढ़ते हैं भी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन। क्या हो गया कांग्रेस का? विभाजन। कितने भागों में बंट गई कांग्रेस? दो, एक नरम दल और एक गरम दल। कब की बात है? 1907। समझ आ गई कहानी भी। ये दो भागों में क्यों बंटी, उसके पीछे ये कारण था कि जो जगह है वो चेंज करवा दी गई थी। ठीक है, अब आगे और सुनना। 1908 के अंदर अगर अपनी बात करते हैं तो 1908 में एक बड़ी घटना घटी। घटना क्या थी कि 1908 के अंदर आपने नाम सुना होगा खुदीराम बोस का। क्या नाम है? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नाम आता है किंग्सफोर्ड। क्या नाम है? किंग्सफोर्ड। ये जो किंग्सफोर्ड नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, इस अंग्रेज अधिकारी के ऊपर 8 अप्रैल 1908 को बम फेंक करके इसकी हत्या करने की कोशिश की। किसने की? खुदीराम बोस। ठीक है, अब क्या था कि किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया लेकिन ये व्यक्ति तो बच निकला, लेकिन इसकी जो पत्नी है उसके ऊपर जो बम गिरा, जो रिक्शे में बैठी हुई थी, और इसकी हत्या इन लोगों ने कर दी। अब खुदीराम बोस ने जब किंग्सफोर्ड की पत्नी की हत्या कर दी या अपने कहीं भी इस कांड को अंजाम दिया, उस समय क्या है कि खुदीराम बोस को थोड़ी टाइम बाद में अंग्रेजों ने पकड़ करके 30 अप्रैल को जो है वो फांसी दे दी। 30 अप्रैल 1908 को क्या दे दी इसको? फांसी। अब खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उसके ऊपर जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी समाचार पत्र के अंदर लिखा भी ये क्या है, भारत का दुर्भाग्य है। भारत का क्या है? एक प्रकार से दुर्भाग्य है। और अब क्या है कि इस भारत के दुर्भाग्य के नाम से इन्होंने जो है अपने केसरी समाचार पत्र के अंदर लेख छापा और इस लेख के अंदर अंग्रेजों की इन्होंने जमकर आलोचना की और इसी आलोचना के ऊपर अपने पढ़ा था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वहां पर क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखने पर अंग्रेजों ने बिल्कुल जो है रोक लगा दी। अब क्या था कि जब इन्होंने खुल करके इसके ऊपर लिखा तो बाल गंगाधर तिलक जो है इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे के तहत जो है इनको 6 साल की क्या दे दी? सजा। 6 साल की सजा सुना दी। कब की बात है ये? 1908। और ये कब तक जो है सजा काटते हैं? 1914। और इनको भेज दिया गया म्यांमार। कहां पर भेज दिया गया? म्यांमार। और वहां पर एक जेल है माडले जेल। कौन सी जेल है? माडले। याद रखना इन्होंने जो है यानी कि जेल काटी थी कितने साल की? 6 साल। इससे पहले हमने पढ़ा कब? 1897 के अंदर पढ़ा था ना आपने, तब भी 6 माह की जेल। अब क्या है कि कितने साल की जेल है? 6 साल। कौन सी जेल में रखा गया? माडले जेल, जो कहां पर है? म्यांमार। अब क्या है कि इसके बाद में अपने आगे चर्चा करते हैं। बीए छूट करके कब आई? 1914। 1914। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो 1916 के अंदर
1916 में जब ये यानी कि छूट करके भारतीय राजनीति में पुनः प्रवेश करते हैं तो उस समय उल्लेख मिलता है भी इन्होंने जो है वो एक महिला है, नाम है एनी बिसेंट। एनी बिसेंट के साथ में मिलकर के एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो मिलकर के एक नया भारत के अंदर आंदोलन चलाया जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। याद रखना आप लोग, लाइन आएगी भी बताइए होम रूल आंदोलन भारत में कब शुरू किया गया? 1916 के अंदर होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अब क्या था कि इसके बाद में 1916 के अंदर ही कांग्रेस का एक नया अधिवेशन आयोजित होता है जिसका नाम है लखनऊ अधिवेशन। क्या नाम है? लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। याद रखना ये नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? अंबिका चरण मजूमदार। अधिवेशन आयोजित कब हुआ? 1916। कहां पर आयोजित हुआ? लखनऊ। इस लखनऊ अधिवेशन के अंदर बाल गंगाधर तिलक के ही प्रयासों से जो है वो 3 राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जो हो चुकी थी इनको एक करने का काम किया गया। कौन कौन सी 3? एक तो गरम दल, और एक अपने पड़ा नरम दल, और एक अपने पड़ा मुस्लिम लीग। ये पहले जो एक साथ ही मिलकर के जो है वो यानी कि कांग्रेस के अंतर्गत काम करते थे, लेकिन अपने पड़ा 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गए। कौन से अधिवेशन में? सूरत, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस नहीं है, रास बिहारी घोष, याद रखना। अब अपनी बात करें मुस्लिम लीग कब अलग हुई थी? 30 दिसंबर 1906। पहले अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां, अपने अभी पढ़ के आए थे। अब क्या था कि जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे ये तीनों दल, इनको दोबारा से क्या कर दिया गया? एक। किस अधिवेशन में? लखनऊ। इसीलिए इसे कई बार कहा जाता है लखनऊ का समझौता। लखनऊ का समझौता कब हुआ था? ये 1916। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। जब बाल गंगाधर तिलक ने भारत के अंदर होम रूल आंदोलन चलाया उसी समय इनको एक नई जो जनता के द्वारा उपाधि दी गई थी। कौन सी? लोकमान्य। कौन सी? लोकमान्य। और इसी दौरान इन्होंने एक नारा दिया था भी, क्या नारा दिया था? कै मेरा लोक सिद्ध अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता मेरा, पढ़ा होगा आपने ये तो। स्वतंत्रता मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा इन्होंने कब दिया था? तो कब दिया था? कब दिया था? सर गेट बंद करना पहले। हाँ, क्या नाम है? स्वराज्य। स्वराज्य मेरा जो है वो क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा जो है वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। याद रखना ये नारा भी कब दिया गया था? 1916। कब दिया गया था? 1916। अब देखो यहां पर एक शब्द दिया गया, कौन सा? स्वराज्य। जबकि अपने पीछे पढ़ के आए थे एक शब्द, कौन सा? स्वराज। अब देखो यहां से कहानी शुरू होती है, कई बार कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चन आते हैं यहां से। स्वराज्य जो शब्द दिया वो तो किसने दिया? सबसे पहले बीजी तिलक। जबकि अपने बात की थी एक शब्द की, कौन सा? स्वराज। ये किसने दिया? दयानंद सरस्वती। लेकिन इसके ऊपर कांग्रेस ने जो है वो एक्शन कब लिया? 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू। अब आगे अगर अपनी बात और करें तो भारत के अंदर एक स्थापित हुई थी स्वराज्य पार्टी। क्या नाम है? स्वराज्य पार्टी। लाइन आएगी भी बताइए, स्वराज्य पार्टी का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1923। और इसको स्थापित किया था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। दोबारा से देखो, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने नारा दिया? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती। और स्वराज शब्द को कांग्रेस ने कब अपनाया? 1906। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता। जबकि अगर अपनी बात करें स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923। अब एक शब्द और आएगा, पूर्ण स्वराज्य। कौन सा? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का जो है वो सबसे पहले नाम तो दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक। पूर्ण स्वराज्य नाम सबसे पहले किसने लिया? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इस नाम को नारे के रूप में अपनाने वाले कौन थे? तो अपने बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर। और लाहौर अधिवेशन के अंदर इन्होंने भारत
के अंदर जो है वो रावी नदी के किनारे लाहौर में झंडा फहराया और इसी अधिवेशन के अंदर इन्होंने नारा दिया था पूर्ण स्वराज्य। आगे अपने चर्चा करेंगे। याद रखना, पूर्ण स्वराज्य को नारे के रूप में किसने अपनाया? जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले ये शब्द लिया किसने? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य शब्द सबसे पहले किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। जबकि अगर अपनी बात करें स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती। अब एक शब्द तो आया लोकमान्य। अब अपने एक शब्द और चर्चा करते हैं। देखो, लोकमान्य तो किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। जबकि एक शब्द आता है लोक नायक। क्या नाम है? लोक नायक। तो लोक नायक किसे कहा जाता है? लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर अपनी बात करते हैं तो जो जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था, वन नेशन वन पार्टी। वन नेशन वन पार्टी। याद रखना, बहुत बार ये नारा पेपर के अंदर पूछा गया है। भी बताइए, वन नेशन वन पार्टी का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। और एक लाइन आएगी भी, बताइए, कांग्रेस सोशियोलॉजिस्ट पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस सोशियोलॉजिस्ट पार्टी का गठन भी किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। याद रखना, दोबारा देखो, वन नेशन वन पार्टी किसने? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशियोलॉजिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के बारे में ही अपने पढ़ते हैं भी, इन्होंने जो है वो एक नाम लिया था सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट की अवधारणा देने वाले व्यक्ति भी कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अब अपने आगे और चर्चा करते हैं। तो एक नाम आता है लोक हितवादी। क्या नाम है? लोक हितवादी। तो लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम है? गोपाल हरि देशमुख। तीन नाम बता दिए मैंने। कौन कौन से? लोकमान्य तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। जबकि लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जबकि एक नाम आएगा लोक हितवादी। ये कौन है? गोपाल हरि देशमुख। आगे अगर अपने चर्चा करते हैं और तो बात आती है भी, कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस ने 1 अप्रैल 1920 को 1 अप्रैल 1920 को जो है वो भारत के अंदर एक नया आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। और कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। और इसकी रूपरेखा बनाई गई कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, ठीक पहले। और यह अधिवेशन आयोजित हुआ था 1919। और यह कहां पर आयोजित हुआ था? अमृतसर। कहां पर? अमृतसर। और इस अधिवेशन के अंदर बाल गंगाधर तिलक उपस्थित हुए। याद रखना, बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था? अमृतसर अधिवेशन। कब आयोजित हुआ? 1919 में। अब क्या है कि असहयोग आंदोलन शुरू होना था कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 1920। 1 अगस्त। लेकिन इससे एक दिन पहले यानी कि 31 जुलाई 1920 को जो है वो बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया? निधन हो गया। इसके कारण कांग्रेस ने अपने इस यानी कि आंदोलन को 7-8 दिन आगे खिसकाया और यह आंदोलन 8 अगस्त से भारत में शुरू हुआ। याद रखना, निधन कब हुआ था? 31 जुलाई 1920। बाद में क्या है कि जब इनकी मृत्यु होती है तो यानी कि जो अपने कहीं महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने इनको एक उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने इनको क्या दी थी? एक उपाधि क्या थी? क्या भारतीय आधुनिक भारत का निर्माता। आधुनिक भारत का निर्माता। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी। किसने दी थी? महात्मा गांधी। जबकि अगर अपनी बात करें जवाहरलाल नेहरू, इनके निधन के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कहा भी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्या बताए? जनक बताए। किसने बताए? जवाहरलाल नेहरू। किसने बताए? जवाहरलाल नेहरू। बाद में क्या है कि इनके नाम के ऊपर कांग्रेस ने आगे चंदा भी एकत्रित किया था भी, जो है यानी कि अपनी बात करें राष्ट्रवादी आंदोलन को भारत में बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने चंदा एकत्रित करने के लिए एक फंड बनाया था जिसका नाम है तिलक स्वराज्य कोष। तिलक स्वराज्य कोष। टारगेट रखा गया भी भारत के अंदर जो इस फंड से 1 करोड़ रुपए हम लोग 1 साल के जो वसूल करेंगे। 1921 के अंदर इनकी पुण्यतिथि से पहले जो यानी कि 1 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया। लेकिन हुआ क्या था कि तिलक स्वराज्य कोष के अंदर लोगों ने 6 महीने के अंदर ही जो 1.5 करोड़ का चंदा दे दिया। इतना बड़ा नाम है किसका? बाल गंगाधर तिलक। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी बात आपको।